हेलो स्टूडेंट्स, आई तनीषा वेलकम यू ऑन स्टडी खजाना। लास्ट वीडियोस में हमने काइनेटिक थ्योरी की अजम्पशंस प्लस हमारे जो काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशंस आते थे प्रेशर की टर्म्स में या फिर मॉलिक्यूल्स के लिए या फिर हमारे पूरे मास के लिए क्या क्या वैल्यूज थी उसके लिए हमने एक्सप्रेशंस निकाले। अब मेनली हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इसमें पढ़ेंगे मेनली जो हमारी स्पीड्स होती है, जिस स्पीड से हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हमारे भागते हैं वो पढ़ेंगे और मेनली लॉज पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारे लॉज होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि मेनली जो गैस हमारी लॉज को मतलब जो गैस के लॉज होते हैं उन्हें जब ओबे करती है तो वो हमारी आइडियल गैस हो जाती है। तो वो अब मैं वो आपके जो हमारी गैसेस के लॉज है उसे बताऊंगी कि मेनली कौन कौन से ऐसे लॉज होते हैं जिनका ओबे करना एक गैस के लिए बहुत जरूरी है टू बी आ परफेक्ट और आइडियल गैस। ठीक है, एक परफेक्ट और आइडियल गैस होने के लिए जो हमारा मेनली लॉज है गैसेस के वो कौन से हैं। ठीक है, तो मेनली बेटा देखो, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा लॉज होता है, ये आपने अपने पढ़े होंगे अपनी केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले है बेटा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है कि जब हमें किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, मेनली किसी भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या लेते हैं कि हम लेते हैं पीवी कांस्टेंट हो जाता है। मेनली क्या होता है कि जो पी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो मेरी वॉल्यूम होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। तो मेनली बॉयल्स लॉ स्टेट दैट द टेम्परेचर ऑफ ए व्हेन, इसका आप डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हेन टेम्परेचर of a certain mass of gas is kept constant, the volume V occupied of a gas is proportional to the pressure is inversely proportional to the pressure exerted by gas। ठीक है, मेनली V is inversely proportional to 1/P, that is Vp is equals to constant। तो मेनली मेरे जो V प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ में ये होता है। जो मेनली मेरा अब सेकंड लॉ होता है, मेनली अगर आप इसे थोड़ा और करें तो मेनली P क्या होता है 1/3 m/v c स्क्वायर। तो मेनली यहाँ से आप देखेंगे तो PV इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर। ठीक है, तो मेनली जो मेरा PV है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है c स्क्वायर के। ठीक है, और m/3 एक कांस्टेंट वैल्यू होती है क्योंकि m/3 एक कांस्टेंट वैल्यू, मास भी मेरे कांस्टेंट और 3 भी एक कांस्टेंट है। तो मेनली जो मेरा PV है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा c स्क्वायर के। तो मेनली काइनेटिक इंटरप्रिटेशन से मेरा क्या था, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन से मेरा था कि c स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसे पुट करेंगे, देन PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो ये मेरा यहाँ से प्रूव भी हो जाता है क्योंकि अब टेम्परेचर कांस्टेंट था तो PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाता है। तो ये मेरा क्या होता है बॉयल्स लॉ कि जो मेरा प्रोडक्ट होता है प्रेशर टू द वॉल्यूम का वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, अब है बेटा मेरा दूसरा होता है चार्ल्स लॉ। सेकेंड वन इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हम लेते हैं प्रेशर कांस्टेंट बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, जो हमारी वॉल्यूम है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, मेनली जो वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑक्यूपाइड है वो मेरा टेम्परेचर ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब मुझे पता है P इज इक्वल टू 1/3 m/v c स्क्वायर। V क्या आ जाएगा, यहाँ से V को मैं उस तरफ लेके जाऊं तो 1/3 m/p c स्क्वायर। ठीक है, इतना हुआ। अब मेनली यहाँ से आप देखो प्रेशर भी कांस्टेंट है और m/3 भी कांस्टेंट है, तो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c स्क्वायर। c स्क्वायर मेरा काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था T के। तो मैं यहाँ से प्रूव भी कर सकती हूँ कि V मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। ठीक है, तो ये ऐसे प्रूव करना भी आ सकता है कि हेंस द चार्ल्स लॉ इज प्रूव्ड। तो कई बार 1 मार्क्स में पूछ भी सकते हैं कि आप चार्ल्स लॉ को प्रूव कीजिए काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर से, तो आप ऐसे ऐसे कर देंगे। अब मेनली बेटा थर्ड लॉ दैट इज गे लुसेक लॉ। गे लुसेक लॉज, या फिर हम इसे बोलते हैं रेग्नॉल्ड्स लॉ, या फिर मैं इसे बोल सकती हूँ रेग्नॉल्ड्स लॉ। रेग्नॉल्ड्स लॉ।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो इसमें हम लेते हैं गे लुसेक में लेते हैं हम वॉल्यूम कांस्टेंट, बाय द कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो मेरा प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ऑफ द गैस के। इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, P इज इक्वल्स टू 1/3 m/v c स्क्वायर होता है, दिस इज कांस्टेंट, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c स्क्वायर एज c स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कौन सा लॉ हुआ, गे लुसेक लॉ। ओके, अब मेरे लिए क्या है, D होता है मेरा परफेक्ट गैस इक्वेशन। परफेक्ट गैस इक्वेशन में जो परफेक्ट गैस की इक्वेशन क्या होती है, प्रेशर से शुरू करते हैं 1/3। कई बार पूछ लिया जाता है कि परफेक्ट गैस इक्वेशन निकालो बाय द प्रेशर ऑफ द गैस के। ठीक है, तो ये क्या होता है m/v c स्क्वायर, तो PV इज इक्वल टू m/3 c स्क्वायर, ये हुआ। अब इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, जो c स्क्वायर है, c स्क्वायर को PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c स्क्वायर, और c से स्क्वायर मेरा होता है टेम्परेचर के, तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए मैं एक कांस्टेंट मर्ज कर देती हूँ, दैट इज RT, एंड द R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जो मेरा R है यहाँ पे, ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये मेरी गैस की इक्वेशन भी हम निकाल सकते हैं हमारे प्रेशर से। ठीक है, मेनली ये चीजें आपको याद करनी है अच्छे से। अब मेनली एक और लॉ होता है, दैट इज द एवोगैड्रो लॉ। द फिफ्थ वन इज एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ का प्रूफ नहीं आता, इसकी सिर्फ आप थ्योरी पढ़ लीजिए, क्योंकि एक एवोगैड्रो हाइपोथेसिस था, वो भी आपने कर लिया। अब एवोगैड्रो नंबर है कि मेनली जब हमारे किसी भी इक्वल नंबर और इक्वल वॉल्यूम ली जाती है गैसेस की, आइडेंटिकल कंडीशन लेते हैं हम टेम्परेचर की या प्रेशर की, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर ये होता है कि अगर हमने एक इक्वल वॉल्यूम लिया है और टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन हम दोनों ही गैसेस पे सेम लगा रहे हैं, तो उस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे तो दोनों ही गैसेस के वो सेम होंगे। ठीक है, तो मेनली आप करोगे, इट स्टेट्स that for equal volume of all gases under the identical condition of temperature and pressure contain the same number of molecules। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम भी होंगे। इसका प्रूफ भी किया जा सकता है, बट इसका प्रूफ मेरे लिए एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो इसका प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद होता है बेटा एक सिक्स्थ लॉ होता है, दैट इज ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सिक्स्थ लॉ है एक मेरा, दैट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। जो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन होता है ये बेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा अलग भी होता है। इसका मेनली मैं अगर प्रूफ भी करा सकती हूँ आपको, तो मेनली ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बोलता है कि मेनली जो मेरी रेट होता है डिफ्यूजन का, ठीक है, कितने रेट से मेरी डिफ्यूज हो रही है दो गैसेस, वो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ दैट गैस। ठीक है, इट मीन्स अगर मेरा कोई रेट ऑफ डिफ्यूजन है किसी भी एक गैस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी ऑफ दैट गैस। तो हाउ विल आई स्टेट इट, that it states that the rates of diffusion of two gases are inversely proportional to the square root of densities, square root of their डेंसिटीज। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे। तो मेनली अगर मैं रेशियो निकालूंगी तो R1/R2 विल इक्वल्स टू ρ2/ρ1 आएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ, वैसे इनके प्रूफ्स नहीं आते, बस मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हमारे लॉज होते हैं। एक मेरा लॉ है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है। डाल्टन्स लॉ, ये मेरा सिक्स्थ लॉ है मेरे गैस के लिए। डाल्टन्स लॉ
ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, डाल्टन्स का लॉ क्या कहता है पार्शियल प्रेशर के लिए? मेनली इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 मार्क में पूछी जा सकती है। तो मेनली आप लिखेंगे स्टेट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव आइडियल गैस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द। मेनली अगर जो मेरा टोटल प्रेशर लेती हूँ मैं किसी भी गैस का, तो वो सम होता है सारे पार्शियल प्रेशर्स का जो मेनली हमारे सेम वॉल्यूम के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पे ऑक्यूपाई किए गए हैं। ठीक है, तो मेनली इट स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reactive ideal gas is equal to the sum of the partial pressures which each would exert if it alone occupied the same volume at the given temperature। ठीक है, मेनली ये क्या होता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो मेनली कैसे लिखा जाता है, P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, जितने भी मेरे प्रेशर्स है उनका जो सारा सम होगा वो मेरे टोटल प्रेशर ऑफ द गैस पे आएगा। तो ये तो मेरे सिंपली गैस के लॉज थे। अब इसके बाद बेटा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके हमारे रिलेशन पूछ लिया जाता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। दीज आर द रेशियोज ऑफ स्पीड। ठीक है, तो मेनली तीन तरह की स्पीड होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मीन स्पीड और द आरएमएस वैल्यू ऑफ द स्पीड। ठीक है, तो 3 स्पीड है। सबसे पहले हम करेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमारी आती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है बेटा, सबसे पहले क्या होता था कि अगर हमारी कोई भी अगर गिवन मास दिया गया तो वेलोसिटी जो हमारी होती है, आपको पता है हमारी इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं। तो मेनली इसमें हमारी जो मोमेंटम है और काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहती है, बट इंडिविजुअल के लिए सबके लिए वेलोसिटीज हमारी अलग होती है हर एक मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो मेनली अगर हम डिफरेंट पैरामीटर्स लगाते हैं, सेम पैरामीटर्स लगाते हैं प्रेशर का और टेम्परेचर का और मास भी अगर हमने सेम लिया तो, बट ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंट मासेस में जो मेरी गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, वो हमारी डिफरेंट हो सकती है। तो ये मेरा कंसेप्ट सबसे पहले मैक्सवेल थे, उन्होंने ये समझाया था। तो ये चीजें आपके लिए जरूरी नहीं है कि किसी ने क्या समझाया, आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन लेनी है और क्या इसकी वैल्यूज होती है। ठीक है, तो मेनली क्या होता है बेटा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अगर मानो कि 10 मॉलिक्यूल्स हैं, 10 मॉलिक्यूल्स की स्पीड किसी की 1 है, 2 है, 3 है, 2 की 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 5 हो गई, 6, 7, 8, 10 ऐसा कुछ हो गया मानो, अगर ऐसे है तो मेनली इसकी जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो स्पीड कौन सी होगी बेटा, वो होगी 5। क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो स्पीड जो स्पीड मॉलिक्यूल्स ने सबसे ज्यादा बार ली हो। अब आपको पता है 3 मॉलिक्यूल्स ने 5 ली है ना, बेशक एक मॉलिक्यूल्स की 10 रही हो, बट हमारी जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी वो स्पीड वो होती है जो ज्यादा बार आती है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आप समझ गए। देखो मोस्ट जो ज्यादा है और प्रोबेबल स्पीड जिसकी प्रोबेबिलिटी है ज्यादा आने की, वो मेरी क्या होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इसकी आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे बेटा ऐसे, द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड of the molecules of a gas as that speed which is possessed by maximum fraction।
जो मैक्सिमम फ्रैक्शन हो, इट मीन्स वो कई बार आई हो, फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ओके, तो इसे हम करते हैं CMP से डिनोट, ठीक है। और जो CMP की वैल्यू होती है वो होती है बेटा, CMP के आप सिर्फ वैल्यूज ही याद रखने हैं, इसमें कुछ नहीं याद रखना, वो होती है 2kBT बाय m। जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की जो मेरी वैल्यू होती है वो होती है √2kBT बाय m, ठीक है। तो ये मेरी क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए। अब इसके बाद क्या है बेटा कि मेनली क्या होता है कि इफ m is the mass of the molecule, kb is the Boltzmann constant और T is the temperature। अब मेनली एक बात और याद रखनी है कि हैवियर द, अगर मेरा कोई भी एक मॉलिक्यूल है तो उसका बहुत ज्यादा वो मॉलिक्यूल भारी है तो उसकी जो V मैक्सिमम होगी, जो मैक्सिमम प्रोबेबल जो मेनली स्पीड होती है वो मेरी स्मॉल होगी। और अगर मेनली फॉर ए गिवन गैस वैल्यू ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज विद द राइज इन द टेम्परेचर, तो मेनली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड टेम्परेचर के साथ बढ़ती है और हैवियर के लिए ये ज्यादा ही होगी। अगर कोई हैवियर है तो उसके लिए ज्यादा होगी, ठीक है। सॉरी देखो, अगर कोई हैवियर है, किसी का मास ज्यादा है तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, कम। आप देख सकते हो ना कि CMP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m बट CMP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। इट मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी हमारी इंक्रीज होगी, बट अगर हमारा मास इंक्रीज लेते हैं, कोई एक हैवियर एलिमेंट ले लेते हैं तो उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू हुई। अब मेरी सेकेंड स्पीड है बेटा, ये याद रखना, इनका एक रेशो भी एक रेशो पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जैसे आप कोई भी ट्रिपल का एग्जाम्स देते हो, जेई वगैरह के लिए एग्जाम देते हो तो उसमें पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद आता है बेटा मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। मीन स्पीड या फिर इसके साथ होता है बेटा एवरेज स्पीड, ठीक है, मीन या एवरेज स्पीड। तो मेनली ये क्या होता है, ये एवरेज होती है स्पीड की, कितने हमारे मॉलिक्यूल्स गए, जैसे 10 मॉलिक्यूल्स गए, सबकी स्पीड जोड़ी और डिवाइड बाय कर दिया 2, ठीक है। ये तो सिंपली मीन निकालना होता है। जैसे C एवरेज है, आप निकालेंगे C1 फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए, C2 C3 अप टू Cn, तो अपॉन n, मेनली n मॉलिक्यूल्स से n मॉलिक्यूल्स की स्पीड अपॉन n, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द एवरेज स्पीड with which molecule of gas moves, जिसके साथ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस मूव्स करते हैं वो मेरी क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है, ठीक है। ये मैंने लिखवा दिया। और इसके लिए जो वैल्यू आती है वो C एवरेज आती है बेटा 8kBT बाय m। तो ये याद रखना, जो मेरी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी ms थी, वो थी मेरी √2kBT बाय m, और जो एवरेज है बेटा वो होती है 8kBT बाय m, ठीक है। तो ये वैल्यू हुई। तो ये अच्छे से करनी है। इसमें एक और वर्ड आता है, इसमें आते हैं साथ में पाई भी ऐड होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हुई। अब मेनली आते हैं बेटा मेरे रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इट मीन्स RMS वैल्यू ऑफ द स्पीड क्या होती है, तो मेनली RMS रूट मीन स्क्वायर। तो क्या हम करेंगे, रूट करेंगे, मीन करेंगे और स्क्वायर। मेनली जो मीन की वैल्यूज है, स्क्वायर की जो वैल्यूज है उनका मीन करेंगे और उसका फिर कर देंगे रूट। तो मेनली CRMS कैसे निकाली जाती है, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस अप टू Cn स्क्वायर अपॉन n। इट मीन्स मीन था, उसमें हमने क्या करा है, स्क्वायर की वैल्यूज को ऐड करके उसका मीन कर दिया गया है और उसका क्या कर दिया है फिर रूट, ठीक है। तो इसकी अगर आप डेफिनेशन लेंगे तो डेफिनेशन क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन of the squares of the random velocities of the individual molecule of a gas, ठीक है। Mainly it is defined as the square root of the mean of the square of the random velocities of the individual molecules,
की जो स्पीड है, मेनली जो इंडिविजुअल स्पीड है मेरे मॉलिक्यूल्स की, उनका स्क्वायर करके जब हम मीन करते हैं तो उसका रूट जब निकालते हैं तो वो मेरी क्या होते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसकी वैल्यू क्या आती है बेटा, CRMS इज इक्वल्स टू √3 kBT/m। ये मेरी RMS की वैल्यू आती है। अब देखो बेटा, अगर मैं लेती हूँ इन सब का रेशो, CMP का रेशो लेती हूँ मैं C के एवरेज से, और इसका रेशो लेती हूँ CRMS से, तो तीनों का रेशो क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आई थी 2 kBT/m, C एवरेज की वैल्यू क्या आई थी √8 kBT/m पाई, और इसकी वैल्यू क्या आई है 3 kBT/m। ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो बेटा, अगर मैं कॉमन लेती हूँ kBT/m, √kBT/m मैंने तीनों से कॉमन लिया, तो इसमें क्या बचा, इसमें बचा √2, इसमें बचा √8/पाई, और इसमें बचा √3, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आती है, तो मेरा इन तीनों का रेशो क्या आएगा, √2 इज टू √8/पाई इज टू √3। तो मेरे यहाँ से आप देखोगे कि जो √3 की वैल्यू है वो इन सब में तीनों में सबसे ज्यादा है कि नियरली 1.71, इसकी वैल्यू आती है 1.141, और इसकी वैल्यू 8 जब आप करेंगे 8/3.14, तो ये नियरली ये क्या आता है 2.9 का रूट आता है। तो ये क्या आएगा 2.9 और 2.8 का रूट, तो वो √3 से तो कम ही होगा। तो जो मेरी वैल्यू होती है सबसे ज्यादा होती है RMS वैल्यू के लिए, RMS स्पीड मेरी सबसे ज्यादा होती है, और सबसे कम होती है बेटा मेरी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। तो ये कई बार इनका रेशो भी पूछ लिया जाता है कि मैंने रेशो क्या होता है, और इनका ऑर्डर जरूर पूछा जाता है। तो ऑर्डर आप कैसे लिखेंगे, CRMS इज, अलग से लिख लीजिए, CRMS इज ग्रेटर देन C एवरेज इज ग्रेटर देन CMP। तो ये मेरा क्या होता है ऑर्डर। तो इनका कई बार असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी आ जाता है 1 मार्क के लिए। तो मेनली इनकी सिर्फ वैल्यूज याद रखनी है, एक्सप्रेशन नहीं सॉल्व कराया जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। तो इसमें 1 मार्क के ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। बचा हुआ सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।